स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं मुस्तकीम चौधरी, जो शहीद फतवा हसन गुज्जर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और इन्हीं से बात करेंगे। मुस्तकीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपका भी। मुस्तकीम भाई, आपने सेंटर चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। आखिर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुस्लिमों के आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर हैं, शैक्षिक स्थिति भी जो है दयनीय है और सामाजिक स्थिति भी दयनीय है। तो ऐसे में जब हमारा जो है शैक्षिक स्तर भी डाउन हो, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो, जो बच्चे गाइडेंस के अभाव में शिक्षा छोड़ देते हैं आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, तो हम लोगों का मकसद यही है कि ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और यहाँ आकर के जो है तालीम हासिल करें और सिस्टम की तरफ बढ़ जाएँ। कितने दिन हो गए सेंटर चले? ये 1 नवंबर से स्टार्ट किया था हमने। 1 नवंबर से लगभग जो है 8-10 महीने हो गए। 10 महीने होंगे। इस बीच बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हुई होंगी। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी समस्याएं तो होती हैं जब भी कोई काम की शुरुआत होगी। आप दुनिया के तमाम आंदोलनों का इतिहास जब देखेंगे तो दिक्कतें तो आई हैं, यहाँ भी आई हैं और आती रही हैं। तो इन लोग दिक्कतों से डर के तो काम नहीं छोड़ा जा सकता। परेशानी आई है, आर्थिक स्थिति को लेके भी आई है कि खर्च वहन कैसे किया जाएगा, ये होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं और ये चल रहा है, कंटिन्यू है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ शुरू किया था उसे भी हम अचीव करेंगे। उस तरफ बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह जल्द ही जो है हम इसमें कुछ बेहतर करेंगे। सेंटर को चलाने के लिए सबसे पहला सुझाव कब और किन लोगों के द्वारा दिया गया था? सबसे पहला सुझाव हमारा जो है सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा हुई थी। कम्युनिटी के लोगों का ग्रुप था, उसमें चर्चा हुई आखिर कब और क्या किया जा सकता है, हम आखिर बेहतर कुछ कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, क्या जाना चाहिए। तो तब सुझाव दिया था, ये सुझाव मैंने दिया था और तमाम लोगों ने जो है इस पे सहमति जताई थी। मेरा सुझाव था कि हमें जो है गाइडेंस सेंटर के रूप में चेन बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्कूल अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी बनाती है, इंटर कॉलेज भी आजकल हैं। तो हमारे बच्चे जो है जैसे तैसे गिर पड़ के अगर इंटर कर भी लेते हैं, उसके बाद जो है गाइडेंस के अभाव में भेड़ चाल की तरह किसी साथी ने जिसमें एडमिशन लिया उसी तरफ दूसरा भी चला जाता है, भले उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, उसकी जो है, लेकिन वो खुद से फैसला नहीं कर पाता। तो यही मकसद था, तो बच्चा जिस तरफ जा सकता है उसे जो है गाइड किया जाए और उसे सही दिशा दी जाए। तो ये सुझाव मैंने दिया था, बाकी सब लोगों ने सहमति जताई थी और इसकी शुरुआत हुई थी। जो सुझाव देने वाले शुरुआती दौर में आपके साथ थे, क्या अब तक सभी साथ हैं? नहीं, सभी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोग साथ हैं। कुछ लोग चले गए हैं, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी बना करके वो भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन खरीदी है, जो अच्छा काम है, एक बेहतर प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के काम किए जाने चाहिए। आपने कहा कुछ चले गए हैं, यानी कि जाने का कारण आपकी एकाधिकार जमाना, कोई आपकी तानाशाही या उन लोगों की इच्छाएं, कुछ तो वजह रही होंगी। वैसे तो ये कहा था कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। इसमें जो है ना किसी का एकाधिकार हो सकता, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है ही नहीं। और जब रजिस्टर्ड होगी तो तमाम लोगों से चर्चा करके, आपस में मिल बैठ करके, जो भी समाज के लोग, जो भी लोग तय करेंगे वही फैसला ले लिया जाएगा। तो इसमें जो है किसी का एकाधिकार जैसी चीज़ है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू यहाँ पे टाइम देते हैं, उस्मान भाई हैं, अमजद भाई हैं, इसराइल भाई हैं, और भी कई साथी हैं जो है कंटिन्यू यहाँ पे टाइम देते हैं। कुछ लोग पीछे से सहयोग करते हैं, क्योंकि जो है किसी भी बिल्डिंग के बनने में नींव से लेकर के और जो है कुंगरे तक तमाम चीज़ें होती हैं। अब नींव की ईंट तो दिखाई नहीं देती, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से मदद करते हैं और इस काम को कराने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। कुछ लोग वैचारिक स्तर पे करते हैं, जो विचार देते हैं। विचार ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। जब विचार आएगा तभी जो है उस पर आगे बढ़ा जाएगा। जब टू नेशन थ्योरी आई तो उसके बाद इकबाल ने और जो है जिन्ना ने पकड़ी, आज जो है देश के 2 टुकड़े हो गए। तो विचार सबसे अहम है, विचार आएगा तो उस पर हम लोग काम भी करेंगे। तो मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव चीज़ तो आई है कि समाज अब एजुकेशन पे चर्चा करने लगा है। जहाँ हम लोग एजुकेशन से दूर थे, अब अगर हमारी बैठकों में, हमारी पंचायतों में चर्चा एजुकेशन पे है, तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाला कल बेहतर होगा। स्थिति, जहाँ तक हम मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, अपने समाज की अगर हम बात करें, तो स्थिति अन्य के मुकाबले कहाँ देखते हैं अपनी कम्युनिटी को आप? और मुझे लगता है जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे हम दूसरी जो मुस्लिम कम्युनिटी के दूसरे समाज के लोग हैं उनसे बेहतर स्थिति में एजुकेशन में।
अब जो बढ़े हैं, अभी आप देखेंगे मेडिकल में हमारी अच्छी उपस्थिति है। अभी गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी आएगी उसमें हमारे जो है इक्का दुक्का सिलेक्शन होते हैं। हालांकि अगर बहुसंख्यक समाज की बात करें, बहुसंख्यकों की बात करें, उनसे काफी पीछे हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो दूसरे समाज हैं उनसे बेहतर स्थिति में है और हम लोग तेजी के साथ एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुस्लिमों मतलब मुस्लिम गुज्जर की बात अगर आप अगर करें, मैं बात करूं, मुस्लिम गुज्जर जो है दूसरे मुस्लिमों के मुकाबले तेजी के साथ एजुकेशन पे बात कर रहा है, एजुकेशन की तरफ जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे आप मेडिकल में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कई सारे स्कूल इसी साल स्टार्ट हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमने जो है सही दिशा पकड़ी है। कुछ कमियां हैं, हम सब लोग जो है मिल बैठ करके उस पर भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह निश्चित रूप और से गैर मुस्लिमों में खुद को कहाँ देखते हैं? उनके मुकाबले हम कहीं भी नहीं है। हमारी कम्युनिटी का दूसरा पार्ट है जो बड़े हिंदू भाई भी हैं, गुज्जर। हिंदू गुज्जर। अगर उनके साथ हम तुलना करें तो जहां मैं बैठा हूँ ये इलाका गुजरों का, वहां जितने किसी एक गांव से मिल जाएंगे वहां टोटल ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं होंगे। तो उनके मुकाबले हम कहीं स्टैंड नहीं करते, लेकिन यह है कि हमने एक शुरुआत की है, देर आए हैं, उम्मीद है दुरुस्त आएंगे। आपने कहा हमारे बड़े भाई, यानी कि एक ही पार्ट के एक ही पार्ट हैं दोनों, हिंदू गुज्जर बनाम मुस्लिम गुज्जर, लेकिन वे आपसे बहुत आगे हैं और आप बहुत पीछे। इसका मेन कारण? इसका मेन कारण मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो है ना आपकी राजनीतिक हैसियत भी होनी चाहिए, आपके प्रतिनिधि भी चुन के जाने चाहिए। अभी जब हम 1952 का पहला आम चुनाव देखते हैं, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जी जी। तो 1952 से अब तक हमारा कोई भी विधायक, कोई भी सांसद यहाँ से नहीं बन पाया, जो सबसे अहम था। उसकी वजह से भी पिछड़ापन ये रहा। आप सिर्फ गंगों की बात कर रहे हो? मैं सिर्फ गंगों की अगर मैं बात करूं, वैसे नहीं तो और आपके समाज से तो चारों सदन कम उम्र में। हाँ हाँ, चारों सदनों में भी गए हैं, लेकिन अगर हमारी संख्या की बात करें उसके मुकाबले वो उनके मुंह में जीरा है। अगर सिर्फ एकमात्र विधायक चुन करके लखनऊ विधानसभा जाते हैं तो इससे शर्मनाक और क्या होगी हमारी स्थिति। हम लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति आप देख सकते हैं। इसको राजनीति को जिम्मेदार मानेंगे, शिक्षा को नहीं, शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार दोनों चीजें हैं, राजनीति भी है, कुछ जो दीनी रहबर थे वहां से भी कुछ हुआ है, धार्मिक रहबरी जो लोग कर रहे थे वो भी है। दीनी रहबर तो काम कर रहे हैं बराबर शिक्षा पे, इतने मदरसे खोल दिए, बिल्कुल मतलब अब फ्री शिक्षा दे रहे हैं। अब कोई ना पढ़े तो वो तो अलग बात है। हाँ, एजुकेशन जो है ना, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो मैं नहीं समझता चीन में कोई दीनी इदारा था, चीन में कोई जो है वली औलिया उलेमा निकल रहे थे। मैं समझता हूँ वो तालीम की अहमियत बताने के लिए अल्लाह के नबी ने ये बात कही आप असरी तालीम की तरफ इशारा कर रहे हाँ, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ तालीम को बांटा गया है, दीनी तालीम अलग होगी, दुनियावी तालीम अलग होगी। मैं कहता हूँ तालीम सिर्फ तालीम है, तालीम को डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। तो तालीम को जो डिवाइड किया गया इसका बड़ा नुकसान हुआ है, इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किन लोगों ने डिवाइड किया? जो धार्मिक रहबर हैं, सीधी सी बात है, जो धार्मिक रहबर हैं मतलब उन्होंने। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दीनी तालीम और असरी तालीम में भेद किया गया और सिर्फ दीनी तालीम की तरफ ध्यान दिया गया। हाँ, लेकिन आज के टाइम में शायद आलिम इस तरफ, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ आलिम इस तरफ रुझान कर रहे हैं? हाँ, अभी जो है हम देखते हैं, शाहीन ग्रुप की मैं बात कर रहा था, शाहीन ग्रुप ने जो है एक अच्छी पहल की है और वहां से कई सारे लोग दक्षिण भारत की बात कर कर रहा आप हूं। अगर उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत में तो यहाँ दक्षिण भारत में तो स्थिति काफी बेहतर है। अगर उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर भारत में तो नदवतुल उलूम को कह सकते हैं थोड़ा बहुत, और उससे अलग तो मुझे किसी मदरसे में इस तरह की तालीम का निजाम नजर नहीं आता। दारुल देवबंद, दारुल देवबंद में तो कोई इस तरह की है ही नहीं पोजीशन, ओनली फॉर दीनी है, वहाँ वो जो है दीन पे ही काम करते हैं। उनका मानना है किस तरह से। मेरे ध्यान है अभी 2-4 महीने पहले शायद अमरोह में अरशद मदनी साहब का बयान आया था कि हम 10वीं अनिवार्य करेंगे और ये काम हम सबसे पहले अपने मदरसे में करेंगे। मुझे नहीं लगता अब तक शायद कुछ हो पाया होगा, या फिर खुद स्वीकार कर रहे थे कि हमारे यहाँ भी 10वीं नहीं है। अभी जो है, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, वहाँ पे 10वीं भी नहीं है। और अभी अगर हम 10वीं की बात कर रहे हैं जैसे कह रहे हैं, तो देखिए आप कि जहाँ जो है रिसर्च की बात की जा रही हो, लोग पीएचडी कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, वहाँ जो है अभी भी हम क्या सोच रहे हैं, 10वीं की बात हम कर रहे हैं, 10th करेंगे, सिर्फ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो जो है अभी सोचते सोचते मुझे लगता है कि रिसर्च तक जाते जाते तो जो है हमें सैकड़ों वर्ष और लग जाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये तो जरूरत है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, कल से ही काम शुरू करेंगे,
हमारा काम शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें मुसलमानों के शिक्षा में पिछड़ने की वजह आप दीनी रहबरों को मानेंगे या राजनीतिक रहबरों को मानेंगे या भारतीय सरकार को मानेंगे देखिए, सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा अगर ज्यादा की बात करूं तो फिर तो दीनी रहबर आएंगे मेरी इस पे। दूसरे नंबर पे जो है राजनीतिक रहबर भी हमारे बराबर के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी कुछ किया नहीं। जो मुस्लिम रहनुमाई करने का दावा करते हैं उन लोगों ने कुछ किया नहीं। मुझे तो लगता नहीं किसी ने कोई शिक्षण संस्थान पे या उस पे कोई काम किया हो, सिर्फ लफाजिया करते रहे। उन्हें लगता था कि तुम्हारी राजनीतिक रोटियां ही तब सेकी जाएंगी जब तक कम्युनिटी अनपढ़ रहेगी। अनपढ़ रहेगी तो नारा लगाने वाली भीड़ रहेगी, आपकी रैलियों में जाने वाले लोग रहेंगे, दरी बिछाने वाले लोग रहेंगे। और अगर समाज पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल करेगा। अब आप जो है हमारे लोकल के लीडर्स को भी देख लेंगे, उनका भी देखेंगे। 9 बार के सांसद हैं, उनके नाम पे कोई शिक्षण संस्थान नहीं मिलेगा आपको। 9 बार के सांसद आप मरहूम रशीद मसूद की तरफ इशारा कर रहे हैं? मरहूम रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री रहे होंगे तो बहुत काम किए होंगे इसी बात में। आप जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप भी जो है फील्ड में जाते हैं, कहीं जब भी आपको उनका कोई लगा हुआ बोर्ड मिलेगा तो खींच करके मुझे भी भेजिएगा। किसी शिक्षण संस्थान पे लगे और या किसी जो है विकास के उस पे लगे, किसी हॉस्पिटल पे तब मिलेगा तो एक बार भेजिएगा जरूर, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। हो सकता है मेरे से पहले बहुत सारे काम रहे हों, लेकिन जो मैं अब तक मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मुस्लिम भी औरों की बराबरी करें शिक्षा में, इसके लिए सबसे बेहतरीन सुझाव क्या हो सकता है? इसके लिए मास्टर प्लान तो यही हो सकता है कि हमारे पास जो बनी बनाई इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मतलब बनी बनाई इमारतें कहाँ है? जैसे मदारिस हैं हमारे पास, वहाँ पे जो है हम दोनों चीज़ों को एक साथ ले आएं। हम जहाँ दीन का दर्स दे रहे हैं, मतलब दीनी तालीम दे रहे हैं, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। उन्हीं में जो है हम साथ साथ जो है ग्रेजुएशन लेवल की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ग्रेजुएशन ले आएँ, जो है इंटर लेवल की है उनमें इंटर ले आएँ। तो हम यहीं से जो है एकदम बूस्ट अप हो जाएंगे। मतलब संसाधन हमारे पास काफी हैं अगर हम देखें तो। देखिए, गांव दर गांव जाएंगे, कहीं कहीं मदरसे मिल जाएंगे। अगर उन्हीं में जो है एक सिस्टमेटिकली तरीके से, जो इस मुल्क का सिस्टम है, जो जिस पढ़ाई के जरिए हम उस सिस्टम में घुस सकते हैं, अगर उसको भी साथ ले लेंगे तो बुराई कहाँ है। आपने भी एक जिक्र किया जो आप ही का दूसरा पार्ट निकल के जो आपकी सोसाइटी वगैरह जो भी है, जो फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर चलाने में जो सहयोगी थे स्टार्टिंग में, और अब उन्होंने गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए जगह खरीदी, तो मैं समझता हूँ फिर अगर बकौल आपके तो फिर जो बिल्डिंग है हमारे पास है उन्हीं में भी ये की जा सकती है। उनमें भी की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नई काम नहीं करेंगे, नए काम भी होने चाहिए, लेकिन यह है कि उसमें वक्त लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बजट का इकट्ठा करना, ये करना वो करना एक बड़ा काम है। मतलब बरसों गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। टाइम तो यह है कि हम अगर जरूरत पड़े किसी पेड़ के नीचे ब्लैक बोर्ड लगा के पढ़ाने की, तो वहां से पढ़ाई की शुरुआत कर दें। कल जब जैसे जैसे बढ़ेंगे हम अच्छे हाईटेक अपने इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, तमाम चीजें देंगे। लेकिन अभी जो है तालीम जरूरी है, और तालीम के लिए अगर जो है हमें मतलब कच्ची छतों के नीचे पढ़ाना पड़े, झोंपड़ियों में पढ़ाना पड़े, तो वहीं से शुरुआत करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े हुए हैं उनसे अगर हम शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये थे मुस्तकीम चौधरी जी, और आपने इनको सुना, आप खुद देख सकते हैं हम किस स्थिति में हैं और किस स्थिति में दूसरे लोग हैं। हमारा लेवल अभी प्राइमरी है और दूसरे लोग जो हैं बहुत ऊंचे की बात कर रहे हैं, और हम इतने में खुश नहीं हो सकते। इसलिए जो भी किया एक शुरुआत है। मुस्तकीम भाई ने भी यहाँ कोचिंग सेंटर चला रखा है, बच्चे पढ़ते हैं, 100+ बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, और बहुत से गरीब बच्चे जो 500 रुपये मंथली भी नहीं दे सकते, वो भी जो है आजकल शिक्षा हासिल कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत बेहतरीन है। हमारे रहबर भी इस काम में आने लगे हैं, जैसा कि अभी सोसाइटी ने 13 बीघे जमीन खरीदी है, ये भी एक अच्छी पहल है, और जल्द ही वहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज होगा। और सबसे अच्छी जो बात बताई भाई ने कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बिल्डिंगें बहुत हैं, अगर उन्हीं से शुरुआत करें दोनों तालीमों की, तो आधे से ज़्यादा काम हमारा आसान हो सकता है। इसलिए आप को हमारी चर्चाएं कैसी लगी, अपना सुझाव जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें सलाह दें। धन्यवाद।